देखिए, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो है, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं है। तो इसलिए अपनी सोच अच्छी रखिए, पॉज़िटिव सोचिए, तभी आगे बढ़ पाएँगे। देखिए, आज है 23 मार्च और आज की वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोनों जगहों से आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति का नाम है सरदार बर्डी मुखामेदोव। देखिए, नाम इनका थोड़ा सा जो है अजीब लग रहा है, लेकिन आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। देखिए, एक खास बात यह है कि जो आपके सरदार बर्डी मुखामेदोव हैं, इन्होंने इस पद पर अपने पिताजी, जिनका नाम है गुरबांगुली बर्डी मुखामेदोव, इनकी जगह ली है। देखिए, जो आपके इनके पिताजी थे, जो क्या नाम है इनका, गुरबांगुली बर्डी मुखामेदोव, ये 2006 से जो है 2022 तक लगातार राष्ट्रपति थे तुर्कमेनिस्तान के। लेकिन अभी हाल ही में ये पदमुक्त हुए और इनके बाद जो है इनके बेटे जो है सरदार बर्डी मुखामेदोव जो है तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। देखिए, तुर्कमेनिस्तान की जब भी बात हो तो एक चीज़ याद रखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता है, ठीक है। और भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 सालों का। अगला कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में एक महिला है भारत की, जिनका नाम है जयती घोष। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है और इनके बारे में डिटेल बता दूं आपको। देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र है तो इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने अभी हाल ही में इनको जो है यानी कि जो आपकी जयती घोष हैं, इनको प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और देखिए, जो आपका ये सलाहकार बोर्ड है तो इस प्रभावी बहुपक्षवाद पर सलाहकार बोर्ड में टोटल 12 मेंबर्स होंगे, जिनमें से एक आपकी होंगी भारतीय मूल की जयती घोष। और देखिए, जो ये 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड बनाया गया है बहुपक्षवाद पर, तो इस बोर्ड की अध्यक्षता लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता एलन जॉनसन सरलीफ और पूर्व स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन करेंगे। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, जो आपकी जयती घोष है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए, जयती घोष एक अर्थशास्त्री है, ठीक है। और ये वर्तमान में अमेरिका के मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही थी। और ये पहले अर्थशास्त्री प्रोफेसर और सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की जो है अध्यक्ष थी। यानी कि जो आपका जेएनयू गोरखपुर याद आ रहा मुझे, जेएनयू दिल्ली है उसकी अध्यक्ष थी। देखिए, ये जो है आर्थिक और सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की भी सदस्य हैं। तो ये डिटेल्स है जयती घोष के बारे में। ये भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है, ठीक है। अगला कि हाल ही में भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है लामितीय 2022, ये जो है इसका कौन सा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। तो देखिए, जो आपका लामितीय 2022 है, इसका 9वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये अभी हाल ही में 22 से 31 मार्च 2022 तक जो है सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में आयोजित किया गया था। और देखिए, जो आपका ये लामितीय 2022 नाम का भारत और सेशेल्स के रक्षा बलों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसमें जो है भारतीय सेना का जो टुकड़ी है, इसका लीडरशिप यानी कि प्रतिनिधित्व किया 2/3 गोरखा राइफल समूह पिरकंत बटालियन के द्वारा, ठीक है। पिरकंती बटालियन है ये, तो इसको दौरान किया गया था। देखिए, किसी भी सैन्य अभ्यास में अगर भारत पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें भारत की किस बटालियन ने, किस टुकड़ी ने जो है पार्टिसिपेट किया, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि लामितीय 2022 में, जो कि भारतीय सेना और सेशेल्स के रक्षा बलों के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है, इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी का लीडरशिप किया 2/3 गोरखा राइफल समूह पीरकंती बटालियन के द्वारा, ठीक है। और सेशल्स की बात करें तो देखिए, सेशल्स एक बहुत ही छोटा सा देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी लोकेशन मैं आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले इसकी राजधानी जान लीजिए। देखिए, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो सेशल्स हमारा मित्र राष्ट्र भी है और इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। और देखिए सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है वेवेल राम कलावन, ठीक है। तो वेवेल राम कलावन जो है ये राष्ट्रपति हैं सेशल्स के। और यहाँ पे देखिए अफ्रीका का मैप आपको दिख रहा है, अफ्रीका का नक्शा आपको दिख रहा है। तो किसी भी नक्शे में 4 दिशाएं होती हैं, उसको ऐसे पहले क्रॉस बनाइए। ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और उसके बाद फिर आपका इधर हो गया ईस्ट हो गया, फिर इधर आपका हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। ये 4 दिशाएं हो गई। तो इसमें देखिए जो पूर्वी सिरा है अफ्रीका का, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एरो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे जो कटा हुआ है वो नक्शा बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये जो आपका सेशल्स है ये देखिए चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, मतलब इसकी जो एक तरीके से कहा जाए सीमाएं हैं, इसकी स्थलीय सीमा है ही नहीं, मतलब किसी के साथ इसकी स्थल सीमा लगती नहीं है। ये चारों तरफ से जो है समंदर से घिरा हुआ है। और सेशल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसकी राजधानी विक्टोरिया है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव या फिर डोल जात्रा उत्सव मनाया गया? तो देखिए जो आपका डोल उत्सव या डोल जात्रा उत्सव है ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया हाल ही में। और जो आपका डोल उत्सव है ये क्या चीज़ है? देखिए ये त्यौहार जो है भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। और ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्यौहार भी होता है, यानी कि जो बंगाली लोगों का कैलेंडर है उसमें जो है ये वर्ष का अंतिम त्यौहार होता है। कौन सा त्यौहार? डोल उत्सव या फिर डोल जात्रा। और देखिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में वसंत का त्यौहार डोल जात्रा, डोल पूर्णिमा, डोल उत्सव और वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और देखिए ये त्यौहार जो है ये दूसरों पर गुलाल या फिर अबीर फेंककर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाकर और नृत्य करके मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रित्जगर पुरस्कार 2022 जो है ये किसने जीता? तो देखिए जो आपका प्रित्जगर पुरस्कार 2022 है इसको फ्रांसिस केरे ने जीता है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो आपका प्रित्जगर पुरस्कार है ये किसी भी आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार को उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए उसको दिया जाता है। तो वास्तुशास्त्र देखिए आप जब भी मकान बनवाते होंगे तो आप देखते होंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार उसमें सारी चीज़ें सेट की जाती हैं कि किचन कहाँ पे रहेगा, टॉयलेट कहाँ पे रहेगा, बाथरूम कहाँ पे बनाना है, कौन से दिशा में जो है पूजा घर बनेगा, मतलब ये सारी चीज़ जो है डिसाइड होती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। और इस प्रकार के जो काम करता है मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है नक्शे वगैरह बना के मकान वकान बनाता है या फिर कोई पुल वगैरह मतलब जितने भी निर्माण कार्य करता है तो उसको हम कहते हैं आर्किटेक्ट। और ऐसे व्यक्तियों को जो है जो उल्लेखनीय योगदान देते हैं, थोड़ा सा अच्छा वर्क करते हैं, उनको प्रित्जगर पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रांसिस केरे क्या है? एक जो है आर्किटेक्ट हैं, साथ में ये टीचिंग भी करते हैं, शिक्षक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और इनको प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में हाल ही में चुना गया है। देखिए ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका जन्म बुर्किना फासो के छोटे से गांव गांडो में हुआ था। और जो आपके फ्रांसिस केरे हैं तो ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार भी हैं, यानी कि अब तक किसी भी अश्वेत वास्तुकार को ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे फ्रांसिस केरे जिनको ये पुरस्कार मिला है। और देखिए परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका प्रित्जगर पुरस्कार है, ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ था और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए ये पुरस्कार 1979 में शुरू हुआ था हयात फाउंडेशन के द्वारा। और देखिए जो आपका प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार है ये उन वास्तुकारों यानी कि आर्किटेक्ट को दिया जाता है जिनका निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है, यानी कि जिन लोगों ने पूरे तन मन और लगन से जो है काम किया है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? हयात फाउंडेशन के द्वारा। और देखिए 2021 में ये पुरस्कार दिया गया था एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे एनी लेगाटन और जीन फिलिप वासल को। और इस बार का 2022 का पुरस्कार फ्रांसिस केरे को दिया गया है। याद रखिएगा फ्रांसिस केरे जो है ये बुर्किना फासो जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप में से छोटा सा देश है, तो बुर्किना फासो के छोटे से गांव गांडो से जो है ये बिलोंग करते हैं। और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति भी हैं, इसीलिए ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट बन जाता है इस साल के सभी परीक्षाओं के लिए। और छठवां प्रश्न की हाल ही में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने किसको हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? तो देखिए हैदराबाद फुटबॉल क्लब में जो है केरला ब्लास्टर्स को हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। देखिए फुटबॉल मैचों में होता है एक टाइम लिमिट होता है कि 1 घंटे के अंदर जो टीम जो है सबसे अधिक गोल करेगी वो विनर होगी।
उसमें ऐसा नहीं होता है कि 50 ओवर 60 ओवर का मैच होगा, उस टाइप का नहीं होता है, ठीक है। ये जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, जिनको पता है वो प्राउड फील करें, ठीक है। तो देखिए बात हो रही है फुटबॉल मैच की जिसका नाम है इंडियन सुपर लीग खिताब। तो इसको जीता है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। और देखिए जब ये मैच हो रहा था तो उस समय दोनों टीमों ने केवल एक एक गोल किए थे, दोनों मैच मतलब दोनों में मैच टाई हो गया था। उसके बाद एक नया नियम आता है शूट आउट का। तो शूट आउट में जो है जो आपकी हैदराबाद फुटबॉल क्लब है ये आगे हो गई 3-1 से जो है शूट आउट करके इसने ये मैच जीत लिया। देखिए जो आपकी हैदराबाद फुटबॉल क्लब है इसके लिए जो आओ विक्टर, खासा कमारा और हलीचरण नारजारी ने गोल किए, जबकि शूट आउट में केवल आयुष अधिकारी ही गोल कर पाए, जिससे फाइनल में केरल को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। अगला है कि रिस्ट एस्योर्ड एक आत्मकथा। ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो देखिए रिस्ट एस्योर्ड एक आत्मकथा भारत के पूर्व क्रिकेटर GR विश्वनाथ का जो है आत्मकथा है। और देखिए हाल ही में जो भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं इंडियन क्रिकेटर गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, जिनका शॉर्ट में नाम क्या है GR विश्वनाथ, इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार R कौशिक के द्वारा लेखक के रूप में रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी। देखिए इस पुस्तक में जो गुंडप्पा हैं इन्होंने जो है अपनी क्रिकेट यात्रा के बारे में बताया कि कैसे कैसे ये क्रिकेट में आए और 1969 से 1986 के बीच में जो इन्होंने क्रिकेट खेले उसमें इनका क्या योगदान रहा। अगला है कि हाल ही में किसे पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है, नहीं पता है तो फिर जो है आप एक काम कीजिए गूगल पर सर्च कीजिए। आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है अगर आपको पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इतना सरप्राइज नहीं रखते हैं। देखिए पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है भगवंत सिंह मान, ठीक है। तो भगवंत सिंह मान अभी हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। साथ में पंजाब में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हाल ही में हुआ, जहाँ पर कुलतार सिंह संधवा जो है विधानसभा अध्यक्ष चुने गए पंजाब की विधानसभा के। देखिए पंजाब में भी हाल ही में आम आदमी पार्टी का जो है सरकार बना है, पहली बार इनकी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। देखिए आम आदमी पार्टी के जो है ये 2 बार विधायक रह चुके हैं कुलतार सिंह संधवा, और इनको भी हाल ही में सर्वसम्मति से 16वीं पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। कितने लोग पंजाब से जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है सदन में भी हाल ही में संधवा के नाम का प्रस्ताव रखा था जब इनको अध्यक्ष चुना जाना था विधानसभा का। और संधवा के बारे में जानकारी ये है कि ये आम आदमी पार्टी किसान शाखा के अध्यक्ष हैं और खेती से जुड़े मुद्दों को जो है ये प्रमुखता से उठाते रहे हैं जनता के बीच में और सरकार के सामने। तो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कुलतार सिंह संधवा। अगला है कि 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो देखिए 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी बन गई हैं और इन्होंने भी हाल ही में अपना जो 200वां मैच है ये 19 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में जो है पूरा किया। देखिए उम्र तो इनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है 39, लेकिन फिर भी अभी तक ये जो है भारत के लिए जो है मतलब खेल रही हैं। देखिए बात हो रही है 200 वनडे मैचों की, तो ये दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 200 वनडे मैच पूरा किया है। देखिए इससे पहले जो भारत की महिला कप्तान मिताली राज हैं ये 200 वनडे मैच पूरा कर चुकी हैं और ये अब तक 230 वनडे मैच खेल चुकी हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? भारतीय महिला कप्तान मिताली राज के नाम पर, ठीक है। और 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? झूलन गोस्वामी। अगला है कि विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जल दिवस को हम 22 मार्च को हर साल मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल। देखिए जो आपका विश्व जल दिवस है ये इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार 1992 से है, जिस वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। और उसी साल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया, जिसे 1993 में शुरू किया गया था। 11वां प्रश्न है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस को हम 21 मार्च को मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम है समावेश का मतलब, यानी कि इंक्लूजन मीन्स। देखिए जो पहला विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है ये 2006 में मनाया गया था।
देखिए जो डाउन सिंड्रोम होता है, जिसे इसको जो है ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आनुवंशिक विकार है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है? आनुवंशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या फिर किसी भी हिस्से में उपस्थिति के कारण होता है। और ये आमतौर पर शारीरिक विकास में देरी और हल्के से मध्यम बौद्धिक विकलांगता से संबंधित है, यानी कि दिमाग जो है मंदबुद्धि हो जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होगा उसका दिमाग मंदबुद्धि वाला हो जाएगा, मतलब एक तरीके से कहा जाए, आदमी रहेगा 60 साल का, दिमाग रहेगा उसका 8 साल वाले बच्चों की तरह। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम के कारण होता है और ये अफेक्ट करता है जो हमारा क्रोमोसोम है, तो उसकी 21वीं जोड़ी में। ठीक है, और देखिए डाउन सिंड्रोम के बारे में एक खास बात यह है कि इस जो पहला विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है, ये 2006 में मनाया गया था और 2022 के लिए इसकी थीम है समावेश का मतलब। ठीक है, बाकी विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस को मनाता है 21 मार्च को, उसको याद रखिएगा। और 2022 के लिए इसकी थीम क्या है? समावेश का मतलब, यानी कि इंक्लूजन मीन्स। अगला प्रश्न है कि विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करता हूँ कि जो आपका मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, जोड़ी में बताना है। ठीक है, और टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला है कि विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कविता दिवस को हम 21 मार्च को मनाते हैं। और देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने 1999 में पेरिस में यूनेस्को के 30वें सत्र के दौरान काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करने और लुप्तप्राय भाषाओं को सुनने के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को, यानी कि विश्व कविता दिवस को जो है अपनाया था। और देखिए कुछ देश 15 अक्टूबर को भी विश्व कविता दिवस मनाते हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, 21 मार्च वाला ही याद रखेगा। और आपको बता दूं एक रोमन कवि थे वर्जिल। ठीक है, तो वर्जिल के जीवन दिवस को चिन्हित करने के लिए बहुत सारे देश 15 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और आपके जो वर्जिल थे इनके बारे में खास बात है, इनका एक महाकाव्य है एनीड। ठीक है, इसी के लिए ये फेमस थे। तो इस चीज़ को बस एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने बताया कि 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाता है, इसको याद रखना है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज अपडेट का पहला प्रश्न है कि स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए इसको जीता है नीरज चोपड़ा ने। दूसरा था कि हाल ही में स्पोर्ट स्टार और द हिंदू ग्रुप ने ताजमहल पैलेस होटल में 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? बताइए इसका नाम। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक को किसने लिखा? बताइए। और चौथा प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने किस तिथि को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंकज आडवाणी ने किसे हराकर 19वीं एशियाई 100 अप विलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों में। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए दिशांक एप्लीकेशन को कर्नाटका की सरकार ने लॉन्च किया है। दूसरा था कि मार्च 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए थे? तो देखिए फूमियो किशिदा जो है ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। और तीसरा था कि नौरोज क्या है? देखिए नौरोज एक फारसी नववर्ष का त्यौहार है, इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो परसों का वीडियो देख डालिए। और देखिए चौथा था कि विश्व गौरैया दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए कितने लोगों को याद है। अगर नहीं याद है तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। पांचवा था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जो है जो आपका फिनलैंड है ये पहले स्थान पर था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो जो है ये समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।